दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि हम देश की बात प्रोफेसर अभय कुमार दुबे के साथ करते हैं। तो आज उसी कड़ी में हम एक और एपिसोड जो है आपके समक्ष ला रहे हैं। अभय जी से हम सुनेंगे उनकी बात, जो उनका सोच है, उनका जो विचार है, जो एक मुद्दे को लेकर जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, वो क्या सोचते हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। और मुद्दा वही है, और वो मुद्दा इसलिए है क्योंकि इस पर बात लगातार थोड़ी देर तक तो कम से कम करना बहुत जरूरी है। वो इसलिए है क्योंकि संसद में दो युवा प्रेक्षक दीर्घा में प्रवेश पा लिए, घुस गए। वहां से उन्होंने छलांग लगाकर जो है सांसदों के बीच में चलकर कूदते हुए, फांदते हुए, है ना, एक पकड़ा गया, एक ने वो पीला एक स्मोक बॉम्ब जो है वो जला दिया। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या है इस चीज का? सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले आ रही ये है कि गृह मंत्री की, हमारे जो अमित भाई शाह साहब हैं, उनकी सबसे बड़ी चूक है और इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं। इसलिए 15 सांसदों को जो है आज सस्पेंड कर दिया गया विपक्ष की ओर से। और जिस सांसद की, प्रताप सिम्हा नाम है उनका, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उसके ऑफिस के द्वारा जो पास इश्यू हुए, उसी पास पे के जरिए लोग ने प्रवेश पाया। सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सवाल ये खड़ा होता है, तो बहुत वाजिब सवाल है, ये जो युवा हैं जिन्होंने ये जोखिम लिया, ये जोखिम लेने की उन्होंने सोची भी, बहुत बड़ी बात है। और ये भी इस रिजीम में जहां पे आपको पता नहीं, आपके साथ अगर आपने कुछ उनके खिलाफ कुछ कर दिया तो आपके साथ क्या हो सकता है। देश के नामी गिरामी लोगों के साथ जो हुआ है वो भी हमने देखा है। महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ हमने देखा है। रोड पे घसीटा गया, रौंदा गया उनको, है ना। दानिश अली को पता नहीं क्या क्या बोला गया संसद भवन के अंदर। बहुत सी बातें हमारे पास, है ना। तो हम तो उसके साक्षी रहे, हम सब रहे। उसके बावजूद भी ये इस युवाओं ने ये सोचा, तो क्या मोटिव होगा, कितना फ्रस्ट्रेशन होगा, कितनी हताशा, निराशा होगी। जो स्लोगन का उच्चार किया गया है वो आप सब जानते हैं, वो आपने सबने देखा भी है, ठीक है। तो हम आज इस बार इस कार्यक्रम में अभय सर से ये जानना चाहते हैं कि वो इस चीज को कैसे देखते हैं। क्या इस युवाओं को उसी तरह से देखना चाहिए जैसे ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह को देखा? तो जिस तरह एक तरह से देखो तो उसी का एक तरह से पुनरावर्तन सा दिखाई दे रहा है। या क्योंकि वो तो ब्रिटिश थे पर ये तो हमारे अपने हैं, तो उनकी तरफ कोई संवेदना भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के अभय सर क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, उसको हम जानने की कोशिश करने वाले इस कार्यक्रम में। तो मैं अभय जी को जोड़ लेता हूं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आप जुड़े देश की बात अभय दुबे सर के साथ। सर मैंने प्रस्तावना में आपको आप बता दिया, आपने सुना उसको, कैसे देखते हैं इस चीज को आप? मोटे तौर पर जब ये कांड करने वाले युवाओं को, इनमें एक युवती भी है, तो उनका जब मैं सोशल प्रोफाइल देखता हूँ तो ये देख के बड़ा ताज्जुब होता है कि वो लोग देश के सभी लोग देश के विभिन्न प्रांतों से आए हैं। तो एक तरह से देखा जाए उसमें दक्षिण भारत का भी है, महाराष्ट्र का भी एक बंदा है, हरियाणा का एक बंदा है, उत्तर प्रदेश का एक बंदा है। आप देखिए, इससे लगता है कि ये अगर उनको पूरे देश के एक नुमाइंदे के तौर पर देखा जाए, एक माइक्रोकॉस्म के तौर पर देखा जाए, तो उस रूप में भी इसको देख सकते हैं। सवाल ये है कि इनकी क्या तकलीफ, जिस तकलीफ को जताने के लिए उन्होंने ये कांड किया और इतना बड़ा जोखिम लिया। ये जोखिम लेने का मतलब ये है कि उनकी पूरी की पूरी जिंदगी इसमें बर्बाद हो सकती है। बिल्कुल, उन्हें बहुत लंबी सजा मिल सकती है और इस सजा के बाद में शायद ही उन्हें कभी कोई नौकरी न, उनके रिकॉर्ड पर हमेशा के लिए एक दाग लग सकता है। तो ये जो स्थिति है, उन्होंने ये जोखिम लिया, ये जोखिम उन्हें क्यों लेना पड़ा, ये है वो बुनियादी सवाल जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। अभी तक जितनी भी खबरें हमें प्राप्त हुई हैं उनमें से कोई भी इसमें आदतन अपराधी नहीं है, इनमें से किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इनमें से किसी का किसी राजनीतिक संगठन से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं रहा जो कि चौंकाने वाला हो। किसी किस्म की आतंकवादी गतिविधि या उग्रवादी गतिविधि या ऐसे कुछ ख्यालात किसी ने
फेसबुक पे कोई ऐसी पोस्ट की हो या ऐसी कोई इस तरह की भी कोई इस तरह का भी कोई तथ्य निकल के सामने नहीं आया। अब आगे आए तो मैं नहीं कह सकता। अभी तक जितनी जानकारी है उस जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये लोग इस देश के सामान्य युवा नागरिक हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, लंबे अरसे से एक ऐसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो एक नागरिक के तौर पर उनका अधिकार है, जिस चीज को हम लोग खुशहाली कहते हैं। ये जी लोग खुशहाली का इंतजार कर रहे हैं। जब वो खुशहाली नहीं मिली और खुशहाली का इंतजार करते करते बिल्कुल ये खिसिया गए बहुत बुरी तरीके से, इतने बेचैन हो गए, मन में इतनी दुश्चिंताएं भर गई, तो इन्होंने किसी तरीके से ये इस प्रकार कांड करने का निर्णय लिया। यहां मैं एक और बात अपनी तरफ से साफ कर दूं कि हम सब लोग जिंदगी में तरह तरह की समस्याओं से जूझते हैं, तरह तरह के संकट हम लोगों के सामने आते हैं। कभी कभी ऐसे संकट भी आते हैं जिनको हम बहुत बेचैन कर देते हैं और जिसको जी आप बिल्कुल। डेस्परेशन बोलते हैं। हम लोग उस हद तक चले जाते हैं। उसी वक्त जी हमसे उम्मीद की जाती है कि हम संयम बरतेंगे और हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो कि हमें हिंसा की तरफ ले जाता हो, जो कि हमें एक तरह की इस तरह की प्रतिरोध की तरफ ले जाता हो, जिससे समाज में अराजकता फैले, गलत मिसाल पेश हो। तो उन्होंने जो किया, कोई भी व्यक्ति उसका समर्थन नहीं कर सकता कि अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप गरीब हैं, अगर आप अपने आप को सताया हुआ महसूस करते हैं, तो आप संसद में गैर कानूनी रूप से घुस जाएं और वहां पर आप स्मोक बम चलाने लगे, जिससे लोगों को खतरा लगे कि ये वो स्मोक बम अगर वो स्मोक बम चला सकते थे तो वो एक जहरीली गैस भी छोड़ सकते थे वहां पर। वो वहां पर एक बड़ा धमाका भी कर सकते थे। और उन्होंने खास तौर से अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए वो दिन चुना जब संसद के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया। बिल्कुल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर आप इस कांड का ये जो पक्ष है, इस पक्ष में चर्चा थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दें, फिर एक और सवाल पूछें जो मैं सवेरे से अपने आप से पूछता हूं कि ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी किन लोगों के लिए बनाई जा रही है? वो कौन लोग हैं जिनके लिए 5 खरब की अर्थव्यवस्था बनाई जा रही है, जिसका गुणगान रोज प्रधानमंत्री लगातार मंच से करते रहते हैं? जी आखिरकार वो गर्व क्या है जिस गर्व के बारे में प्रधानमंत्री रोज तरह तरह से गर्व शब्द का इस्तेमाल करते हैं? अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हम दुनिया में इस नंबर पर पहुंच गए हैं। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी साख इतनी बढ़ी है। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत दुनिया में इस मामले में नेतृत्व कर रहा है। मतलब आप आजकल प्रधानमंत्री के भाषण सुने तो उसमें वो जरूर अपनी उंगली हिलाते हुए इस तरह कहते हैं, अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हम ऐसा करते हैं। तो प्रधानमंत्री लगातार एक खुशनुमा नैरेटिव, एक खुशनुमा कहानी सारे देश को सुना रहे हैं। प्रधानमंत्री, उनके समर्थक, उनके प्रचारक, उनके प्रोपेगेंडिस्ट और टीवी पर उनके लिए जो कलाबाजी दिखाते हैं दिन रात, इस तरह के बहुत सारे तथाकथित निष्पक्ष समीक्षक, ये सारे के सारे लोग प्रधानमंत्री द्वारा गर्व की जो घोषणा है उसमें अपना सुर में सुर मिलाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं इनके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्योंकि जब लोग इस सदमे से उभरेंगे कि कुछ लोगों ने संसद में जाकर कुछ इस तरह की कार्रवाई की जो देखने में पहली नजर में हमले जैसी लगती है। जी ऐसी बात नहीं, शुरू में सभी को झटका लगता है, लेकिन जब लोग इस सदमे से इस झटके से उभरेंगे, अब और लोग भी वो सवाल पूछेंगे कि भाई उनको ये ऐसा क्यों करना पड़ा? प्रधानमंत्री जिन चीजों के लिए हमें गर्व करने के लिए कहते हैं, वो चीजें इन लोगों को राहत क्यों नहीं प्रदान कर पाए? बहुत सही बात है। प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, जिन योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, और बहुत और तरह तरह की बहुत सारी रियायतें हैं, न केवल प्रधानमंत्री की हैं बल्कि बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की भी हैं। मैं इसमें केवल प्रधानमंत्री को नहीं रखता, मैं उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी रखता हूं जिन प्रदेशों से ये आते हैं। उनकी भी जिम्मेदारी है, केवल प्रधानमंत्री के ऊपर ही जोर देना काफी नहीं है। तो मैं कुल मिला के मेरा सवाल यह है कि हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी किसके लिए बना रहे हैं? ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देने का आश्वासन क्यों नहीं दे पा रही है? देखिए, 2 तरह की बातें होती हैं। सब लोग जानते हैं कि 100% लोगों को कोई भी अर्थव्यवस्था रोजगार नहीं दे पाती। ऐसी दुनिया में कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जो ये गारंटी दे कि हम 100% लोगों को 100% एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट कहीं भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। लेकिन जब एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो दूसरे व्यक्ति को ये आश्वासन मिलता है कि आज इसे मिल गया है,
हम थोड़ा इंतजार करेंगे, हमें भी मिल जाएगा। जब रोजगार नहीं मिलता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि ये स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एक योजना है, हम इसके जरिए अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। तो धीरे से वो शिफ्ट करता है और वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की कतार में लगे रहने की बजाय जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम अपनाता है। जाहिर है कि इन तमाम नौजवानों को और उस युवती को, जो आपने बताया 42 साल की है, जिसके पास इतनी ज्यादा डिग्रियां हैं, बिल्कुल लग रहा होगा कि उनका भविष्य पूरी तरीके से अंधकारमय हो गया है। ना उन्हें रोजगार मिलने वाला है, ना उन्हें स्वरोजगार मिलने वाला है, ना उनका हाथ पकड़ के उन्हें कोई राहत देने वाला है, ना कोई उनकी पूंछ है, ना कोई उनकी आवाज है। वो गरीबी में उनका परिवार पैदा हुआ है, वो भी गरीबी में जीवित रहने के लिए अभिशप्त हैं। उनका भविष्य पूरी तरीके से अंधकारमय है, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया और अब वो जेल में अपना काफी वक्त गुजारेंगे। वैसे सर मैं बीच में कुछ मैं दर्शकों को दिखा भी दूं, बात भी कर लूं। ये जो नीलम है, ये जो महिला है, वो आज मैंने दिन भर ये कहा है और मैं आज भी कहना चाहता हूं, अभी भी कहना चाहता हूं, ये सुनना बहुत जरूरी है। वो हिसार में सिविल सर्विस की तैयारियां कर रही थी, ठीक है। उस महिला ने 42 साल की उम्र हो चुकी है उसकी, उसने बीए किया है, उसने एमए किया है, उसने एमफिल किया है, उसने नेट पास की है, उसने सीटाट पास की है, वो एचटाट पास कर चुकी है। वो महिला को जॉब नहीं मिल रही है सर, ये समझना बहुत जरूरी है। एक और जो ये अंदर घुसे हुए थे मनोरंजन, जो कर्नाटक के हैं, वो बेकार इंजीनियर है, काम नहीं उनके पास, ठीक है। बाकी सबका वही हाल है कमोवेश। एक धावक हैं, बहुत अच्छे धावक हैं, रनिंग चैंपियन है ना, ये क्या नाम है उनका, अमोल शिंदे, जो महाराष्ट्र से है, ठीक है। वो पुलिस और सेना में भर्ती के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, सालों से उनका कुछ हो नहीं रहा है। ये सब ऐसे ही लोग मिले हैं यहाँ पे। तो मैं एक बार ये दृश्य भी दिखा दूं दर्शकों को, अगर अब मुझे लगता है ये ठीक होगा, ये दिखाना होगा, हम लोग दिखा दें इसको पहले, कैसे विरोध करते करते क्या बोली है वो महिला। इसके 2 क्लिप है, दिखा देते, छोटी छोटी है। क्यों नारेबाजी कर रही हैं? तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। संसद भवन के ठीक बाहर इसके कहा नारेबाजी। एक और मैं दिखाता हूँ सर, एक ये दिखाना भी चाहता हूँ मैं। उस महिला, जो नीलम नाम है जिसका, उसको जब पकड़ के महिला पुलिस लेके जा रही थी, तो वो क्या बोली है सर, ये भी सुनना जरूरी है। आपका मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारे, तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय। सर देखिए मयूर जी, मुझे याद आ रहा है ये सब सुनकर, आज से करीबन 7-8 साल पहले की बात है। कुछ नौजवान जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और सामाजिक रूप से बड़े जागरूक हैं, आप भी उनमें से कुछ को जानते हैं, और वो लोग उनके साथ प्रोग्राम भी करते हैं। आप चाहेंगे तो बाद में मैं उनका नाम भी बता दूंगा। वो मेरे पास आए थे, तब मैं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज में काम करता था। तो उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि वो बेरोजगारों का एक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं जी। मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी तो मुझे लगा उनकी बात में बहुत दम है। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि आप बेरोजगार, ये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो चुका था और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी थी,
उसके बाद बहुत से लोगों को, उन नौजवानों को इस प्रकार की संभावनाएं दिख रही जी। तो बाद में उन लोगों ने मुझे आजमगढ़ भी बुलाया एक व्याख्यान देने के लिए। तो मैंने उनका समर्थन किया, और जितना भी सुझाव मैं दे सकता था उनके सामने मैंने सुझाव रखे। मेरा मानना था कि उसको एक गैर पार्टी आंदोलन के तौर पर विकसित किया जाए। अगर पार्टी आंदोलन के तौर पर विकसित करेंगे तो जल्दी ही उसकी शक्ल बदल जाएगी। तो उन लोगों ने कोशिश भी बहुत की, लेकिन वो एक बेरोजगारों का आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए। उसके बाद वो बात आई गई हो गई। उस वक्त, जिस वक्त वो बात कर रहे थे, उस वक्त बेरोजगारी इतने विकराल रूप में तो थी, लेकिन इतने विकराल रूप में नहीं थी। आज बेरोजगारी उस क्षण से भी ज्यादा विकराल रूप में है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नीलम आजाद जो कह रही थी, या जो वो जो शिंदे, जो बहुत अच्छे धावक हैं, जिनका सेना में भर्ती नहीं हो पा रही है, और जो संसद में, और जो वो बेकार इंजीनियर हैं, इन सब लोगों ने हमारे सामने एक रूपक पेश किया है। भले ही उन्होंने एक गलती की है और कानून उस गलती की उसे अपने तरीके से सजा भी देगा, लेकिन उन्होंने हमारे सामने एक रूपक पेश किया है। सरकार को और व्यवस्था को डरना चाहिए कि ये बेरोजगारी एक टाइम बम की तरह है, जो हमारे नेताओं की, खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री की कुर्सी के नीचे टिक टिक कर रहा है। ये टाइम बम कभी भी फट सकता है। मुझे ये भी याद है कि यशवंत सिन्हा साहब के साहबजादे जो हैं, जो नरेंद्र मोदी की 2014 वाली सरकार में मंत्री थे, वो एबीपी द्वारा किए गए एक कार्यक्रम में आए थे, और हम लोगों को उनसे कुछ सवाल पूछने थे, उन्हें उसके जवाब देने थे। उनसे भी मैंने यही बात कही थी कि सिन्हा साहब, आपकी कुर्सी के नीचे एक टाइम बम रखा हुआ है। ये टाइम बम धीरे धीरे टिक टिक कर रहा है। ये टाइम बम कभी फट सकता है। आप तो अर्थशास्त्र के व्यक्ति हैं, वही मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, तो आपके पास इस टाइम बम को डिफ्यूज करने की क्या युक्तियां हैं? कैसे डिफ्यूज कर पाएंगे? ये आप समझ लीजिए 2015 या 16 की बात होगी। वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने ये तो बात मानी कि हाँ, ये टाइम बम तो टिक टिक कर रहा है। मयूर जी, हम और आप मिलकर सोच सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो घटना हुई है, ये घटना क्या इसी प्रकार के टाइम बम की एक पहली बानगी नहीं है? क्या ये बेरोजगारों के संभावित विद्रोह की तरफ ले जाने वाली एक ऐसी घटना नहीं है? बहुत सारे बेरोजगार जो बिल्कुल, जिन्हें अपने सामने अंधेरा दिखाई पड़ रहा होगा, वो सब लोग इस घटना को देख के सोच रहे होंगे कि क्या उन्हें भी इसी से मिलते जुलते कुछ कदम उठाने चाहिए, या उन्हें बेरोजगारों का एक कोई बड़ा, अब दिक्कत की बात क्या है बेरोजगारों के सामने? कोई भी राजनीतिक दल उनके मुद्दे को अपना केंद्रीय चुनावी मुद्दा नहीं बनाता। अंतिम बार तेजस्वी यादव ने बिहार के चुनाव में बेरोजगारी को अपना मुद्दा बनाया था, जिसका उन्हें लाभ भी हुआ था। इसके बावजूद भी बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बनाया जाता। उसका कारण यह है कि जो दल बेरोजगारी को अपना मुद्दा बनाएगा, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसे एक ठोस वायदा करना पड़ेगा कि वो बेरोजगारी हटाएगा, और इसी तरीके से लोगों एक ब्लूप्रिंट रखना होगा कि इसी तरीके से लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। सारे दल इस बात को डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में लोगों को रोजगार देने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। ये सबसे बड़ी समस्या है। एक उसके भाई, उनके छोटे भाई है, नीलम के छोटे भाई, उन्होंने कुछ कहा है, वो भी हम सुना दे। मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण है ये मामला। क्या कह रहे हो, सुनाए। मेरा नाम रामनेश है जी, मैं गांव गसोखुर्द से हूँ। अच्छा, अभी एक नीलम का एक वीडियो आधा प्रोटेस्ट किया ना लोकसभा के बाहर, क्या कहेंगे उस बारे में? हाँ, नीलम मेरी बड़ी दीदी है सर। वो हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है, कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपरों की तैयारी करती है। उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है। वो दोबारा पेपर देकर दोबारा फिर गई हिसार। तो उसका कल आई थी वो घर पे, परसों आई थी, तो कल वापस गई है हिसार। कौन सी क्लास में पढ़ती है वैसे? कितना पढ़ लिखी है? वो BA, MA, B.Ed, STET, C.TET, MA, MPhil, नेट क्वालिफाइड है उसका सर। अच्छा, बेरोजगारी की बात उन्होंने कही, तो घर पे इस तरह की बात करती थी? बेरोजगारी का मुद्दा है, आज भी उन्होंने संसद में ये कहा कि बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी वो, उनके साथ ही थी, किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर
बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। तो ये कब से इस तरह के आंदोलन में भाग लेती थी पहले नहीं, सबसे पहला आंदोलन इसका किसान आंदोलन ही था बस। तो इसको लेकर कोई बात होती थी आपसे कि वजह से? नहीं, इसी आंदोलन में भाग लेती थी, इसी कारण से हमने वो हिसार छोड़ रखी थी शिक्षा के लिए। तो कब छोड़ी थी सारी? उसको कम से कम हिसार छोड़े को आज 5 से 6 महीने हो गए। तो ये आपको पता चला था दिल्ली गए एकदम से? नहीं, इसका नहीं पता था मैं। अब हमें तो बड़ा भाई जो पुराना रहता है ना, उसका फोन आया था कि एक बार टीवी ऑन कर। उन्होंने क्या बात होगी, उन्होंने कि वो नीलम अरेस्ट कर ली वहाँ पे दिल्ली। तो और परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं? बड़ा भाई है, मेरी वाइफ है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं। क्या करते हैं काम करते? मेरे पिताजी हलवाई हैं। आप क्या करते हैं? मैं दूधा काम करता हूँ। और दूसरा भाई? वो भी दूधा काम करता है। अच्छा, तो ये जो इस तरह का तो अभय जी, मुझे ये भी मालूम है कि वैसे मुझे आपसे सीधी बात करनी है और आप ही की बात लोगों तक पहुंचानी है, लेकिन मैंने ये सब क्लिप 2-3 इसलिए प्ले कर दी क्योंकि आप जो कह रहे हैं उसकी बात से संबंधित पूरी। देखिए, अब देखिए नीलम के परिवार को देखिए, मयूर जी, नीलम के परिवार को देखिए। उनके पिता हलवाई है, वो दूध का काम करता है, उनका भाई भी दूध का काम करता है। तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि नीलम को भी परिवार के किसी भी इसी व्यवसाय में शामिल हो जाना चाहिए था। उसे ये प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत थी? कोई व्यक्ति ये टिप्पणी कर सकता है कि इतना पढ़ने की क्या जरूरत थी? यहीं पर सवाल उठता है कि एक नागरिक के तौर पर हमारे अधिकार क्या है। बिल्कुल सर। ये सरकार और मौजूदा जो डिस्कोर्स चलाती है वो हमेशा कर्तव्यों पर जोर देते हैं। ये लोग कहते हैं कि अपने अधिकारों पर जोर मत दीजिए, अपने कर्तव्यों पर जोर दीजिए। जी, अधिकार जितने हैं वो सरकार का मन होगा तो आपको मिलेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं मिलेंगे। आपको नागरिक के तौर पर जो आपकी ड्यूटीज हैं, आपके कर्तव्य हैं, उनको पूरी कीजिए। अब नागरिक के तौर पर हमारे अधिकार ये बताते हैं कि हम अपने मन के मुताबिक शिक्षा लेने के लिए स्वतंत्र हैं और जिस प्रकार की हमें शिक्षा प्राप्त हुई है उसी प्रकार का हमारा उपयोग समाज को करना चाहिए, राज्य को करना चाहिए, बाजार को करना चाहिए। दिक्कत की बात यह है, ना समाज में, ना राज्य में, ना बाजार में हमारी योग्यता जो हमने बड़े परिश्रम के साथ साल दर साल अपने माँ बाप के संसाधन खर्च करके अर्जित की है योग्यता, उस योग्यता के मुताबिक हमारा उपयोग कोई है नहीं इस समाज में। और या तो हम अपनी उन डिग्रियों को एक लिफाफे में डालकर एक संदूक में रख दें और अपने परिवार में दूध के व्यवसाय में लग जाएं, पिताजी के साथ में मिठाइयां बनाने लगे या उसी से जुड़ा हुआ कोई काम ले लें ताकि पिताजी की मदद हो सके। लेकिन अगर हम उन डिग्रियों के मुताबिक अब रोजगार मांगेंगे, समाज में अपनी भूमिका की दावेदारी पेश करेंगे, तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो हमारे हाथ केवल लगेगी कुंठा, इसको अंग्रेजी में फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, तो कुंठा लगेगी हमारे हाथ में और फिर उस वो कुंठा किसी न किसी रूप में निकलेगी। अगर आप पुरुष हैं, वो कुंठा अपराधों में भी, अपराध के रूप में भी निकल सकती है। स्त्री भी अपराध कर सकती है। और अगर आप राजनीतिक रूप से थोड़े जागरूक भी हैं, जैसे कि नीलम जागरूक थी, किसान आंदोलन में भी उसने भाग लिया था, तब वो कुंठा इस रूप में भी निकल सकती है जिस रूप में निकली। बिल्कुल। लोग कहते हैं संगठन में ही शक्ति है। ये लोग अपनी समस्याओं के लिए किसी भी किस्म का राजनीतिक सामाजिक संगठन बनाने में या इस प्रकार के संगठन को तलाश कर पाने में नाकाम रहे। ये लोग कई चीजों में नाकाम है। ये लोग रोजगार पाने में नाकाम है, ये लोग अपनी जिंदगी अपने मन के मुताबिक चलाने में नाकाम है, और ये लोग अपनी जो पीड़ा है उस पीड़ा की अभिव्यक्ति करने के लिए जिस तरह की राजनीति की जानी चाहिए उस तरह की राजनीति को खोजने में भी नाकाम रहे, क्योंकि है ही नहीं इस तरह की राजनीति इस देश में। इस देश में बेरोजगारों के पास कोई संगठन नहीं है। प्रधानमंत्री जिनका जिक्र करते हैं कि ये युवा है, ये स्त्री है, यही सबसे बड़ी जाति है, मतलब आप देखिए उन्होंने बेरोजगार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। नहीं। और मैं आपको बताऊं, एक नया इंडिया बनाने का एक मुहावरा है जो कि प्रधानमंत्री ने और इस सरकार ने प्रचलित किया है, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया एक नए नागरिक की मांग करता है जिनको कुछ तरह की कस्में लेनी पड़ती हैं, शपथ लेनी पड़ती है, और उस शपथ में एक शपथ ये भी है कि आप स्वरोजगार प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप ये शपथ ले लेते हैं वैसे ही आप रोजगार के लिए आंदोलन चलाने का अधिकार खो बैठते हैं। बिल्कुल।
तो इस प्रकार का पूरा एक डिस्कोर्स का प्रपंच रचा जाता है। आपको बताया जाता है कि आप अधिकारों के बारे में सोचना बंद कीजिए, केवल कर्तव्यों के बारे में सोचिए। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से भी यही कहती है, बिल्कुल बिल्कुल। आप संगठन में जम के काम कीजिए और कुछ चीजें छोड़िए। संगठन की निगाह आपके ऊपर है, संगठन जब जरूरत होगी तो आपको उठाकर किसी बड़े पद के ऊपर बैठा देगा। हो सकता है कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, हो सकता है आप उप मुख्यमंत्री बन जाए, हो सकता है आप विधानसभा के अध्यक्ष बन जाए, हो सकता है आप और कुछ बन जाए। और अगर आप ये हो सकता अगर नहीं होगा आपके मामले में, तो फिर आप कार्यकर्ता के तौर पर काम तो कर ही रहे। अगर कोई कार्यकर्ता आगे बढ़कर ये कहेगा कि हम योग्य हैं, हमें हमारे मन के मुताबिक हम इस प्रकार के पद के योग्य हैं, पूरी तरीके से हमारी क्षमता है इस पद की जिम्मेदारियां निभाने की, हमें ये पद मिलना चाहिए, तो आपके नंबर कट जाएंगे बिल्कुल और आपकी संगठन में आपकी प्रगति बाधित हो जाएगी। तो इस प्रकार का पूरा विमर्श बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी और भारतीय जनता पार्टी के बाहर भी। मुझे आपके साथ एक और कार्यक्रम करना है, एक और मुद्दे पर। अभय जी, प्रधानमंत्री ने एक शब्द का उच्चारण किया था, एक सेंटेंस बोला था पूरा कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। उस पर मुझे एक बार समझना है आपसे कि वो उसका मतलब क्या था। वो आज नहीं करेंगे लेकिन अलग से करेंगे जी। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है वो समझना है। आप क्या उसके बारे में सोचते हैं? एक आखिरी सवाल करना है मुझे इस कार्यक्रम में आपसे सर, वो ये है कि अब ये जो युवा है, अगर इनका कहीं कोई किसी आतंकी संगठन के साथ कहीं अगर सिरा जुड़ा हुआ अगर नहीं मिलता है, तो आपके हिसाब से इनके साथ, क्योंकि हम ब्रिटिश तो अभी है नहीं, हमारी ही सरकार है, हमारे लोग हैं, तो इनके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए? मुझे लगता है इनको अगर इनका किसी आतंकी और अपराधी संगठन के साथ में जुड़ाव नहीं है, अगर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है, तो इनको एक प्रतीकात्मक किस्म की सजा देकर छोड़ देना चाहिए, एक टोकन पनिशमेंट देकर छोड़ देना चाहिए, जो कि बहुत ही नरम होना चाहिए और कतई कोई बड़ी गंभीर सजा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और ये मांग सबसे पहले विपक्ष के सांसदों द्वारा की जानी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष के सांसद भी ये मांग नहीं करेंगे तो केवल हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। हमारे विपक्ष के सांसद इन मामलों में बहुत पीछे रह जाते हैं। विपक्ष के सांसदों द्वारा ये मांग की जानी चाहिए। जांच थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि पुलिस अगर अपनी जांच में अगर ये साबित कर देती है कि इनका किसी बहुत ही खराब किस्म के तत्वों से, असामाजिक तत्वों से, अपराधी तत्वों से या आतंक देश विरोधी तत्वों से इनका ताल्लुक है, तब तो बात बदल जाती है पूरी तरीके से। हालांकि ये बेरोजगारी की समस्या पर हम लोगों की बात फिर भी वैध रहेगी, फिर भी कायम रहेगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये जिंदगी की विफलताओं से सताए हुए भारतीय गरीब युवा हैं, तो फिर देखिए आप पोल डेटा पर निगाह डालिए इन 3 लोकसभा के चुनावों में, तो आप पाएंगे कि कई राज्यों में जो गरीब मतदाता हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, ज्यादा वोट दिया भारतीय जनता पार्टी। तो ये सोच के भी भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों के ऊपर रहम करना चाहिए, विपक्ष को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। इनको चेतावनी देकर या कोई एक प्रतीकात्मक किस्म की सजा देकर इन लोगों को छोड़ देना चाहिए और इन लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि जिंदगी में ये लोग आगे बढ़ सकें। और उससे एक चीज और भी होगी कि सरकार संवेदनशील है कहीं ना कहीं, इसकी छवि वो नहीं रही है कि वो संवेदनशील है, तो शायद वो भी उनको एक हेल्प हो जाए, सरकार को भी, कि वो अपने आप, सरकार की भी मदद होगी इसमें। और सरकार को चाहिए कि ये रोजगार के सवाल को और ज्यादा गंभीरता पूर्वक ले जी। ये जो तमाम सारी लफाजी की जाती है कि हमने इतने रोजगार बढ़ा दिए, ये कर दिया, आज प्रधानमंत्री ने इतने लोगों को, तो ये ड्रामे किए जाते हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी पैदा की जाती हैं, इन सबको छोड़ के इस समस्या की ओर ज्यादा गंभीरता पूर्वक देखना चाहिए और एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके, जिसमें लोगों की आमदनी थोड़ी बढ़ सके, बजाय इसके कि 5 ट्रिलियन की लफाजी की जाती है। इससे एक छोटा सा सब क्वेश्चन खड़ा होता है सर, उसके बाद हम संपन्न करेंगे। अगर ये ऐसा नहीं, मान लेते हैं कि इनके कोई तार नहीं निकलते जुड़े किसी भी असामाजिक, एंटी सोशल, आतंकी संगठन के साथ, कहीं कोई तार नहीं मिलते हैं, और फिर भी अगर इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है, तो उसका क्या मतलब, हाउ डू यू सी दैट, उसका मतलब क्या? पुलिस उन्हें किन दफाओं में केस दर्ज करती है ये देखना होगा।
अगर इनके किसी संगठित अपराधी गिरोह से या आतंकवादियों से संबंध नहीं मिलते हैं और फिर पुलिस किन दफाओं में उन पर केस दर्ज करती है, उसके बाद समाज में दिलचस्पी रखने वाले वकीलों की जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़कर इनको बेहतर कानूनी मदद दें और इनका मुकदमा इतने बेहतर तरीके से लड़ें ताकि ये बेदाग होकर छूट के आए। ये हमारे देश के नागरिक हैं, अगर हम इनको बचा लिया हमने, तो आप समझ लीजिए अपने देश के एक बड़े हिस्से को बचा लिया। पर ऐसा अगर हुआ तो सरकार के बारे में क्या छवि बनेगी आपके मन में? ऐसा हुआ, देखिए सरकार की अभी से छवि पहले से ही है कि ये संवेदनहीन सरकार है पूरी तरीके से। ये सिर्फ राजनीतिक लफाजी में विश्वास करती है, लगातार एक कहानी सुनाती रहती है लोगों को कि हम गर्व से कहो हम ये हैं, गर्व से कहो हम ये हैं, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम चांद पे जा चुके हैं और हम दुनिया में ये हैं, हम उसका नेतृत्व कर रहे हैं, इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये इस प्रकार की ये बातें करती रहती है और इसका जमीनी स्तर पर कोई खास असर नहीं है, क्योंकि विपक्ष बटा हुआ है, कल्पना विहीन है विपक्ष, रणनीति विहीन है, उसके अंदर एकता नहीं है। तो जो भाजपा विरोधी वोट होते हैं वो एक मंच पर जमा नहीं हो पाते। बिल्कुल। और भाजपा अपनी संगठन की शक्ति के साथ कारण, संसाधनों की शक्ति के कारण चुनावों को जीतती रहती है। इस प्रकार का माहौल बना हुआ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी जो सोच है इस पूरे मामले पर, घटना पर रखी आपने। वैसे ही सर मिलते रहेंगे और वो एक बार आपसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर बात करनी, वो तय रहा कि इस पर आप क्या सोच, जिसको प्रधानमंत्री ने खुद जो है खड़ा होकर कहा हुआ है, तो बात बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करते रहेंगे सर। तो दोस्तों ये थी आज देश की बात प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जी के साथ। तो आपने सुना हमने जो बातचीत की कि ये अगर सही में सिर्फ हैरान परेशान है ना, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, डेस्परेट लोग हैं, अगर हमारे युवा हैं, तो फिर उनके साथ एक ढील बरती जानी चाहिए। हाँ, अगर उनका कोई सिरा निकलता है किसी एंटी सोशल आतंकी संगठन के साथ, है ना, फिर अलग बात हो जाती है। तो अगर वो नहीं निकलता है तो फिर वो अपने ही बच्चे हैं, उनकी हताशा ने, उनकी निराशा ने उनसे जो है ये काम करवाया, ये किया जो है वो ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे हैं, अगर ऐसा कोई सिरा नहीं निकलता, कोई तार नहीं जुड़ता हुआ दिखाई देता, तो उनके साथ फिर वो बर्ताव न किया जाए जो ब्रिटिश ने भगत सिंह के साथ किया था। तब तो ब्रिटिश थे, आज तो हमारे ही लोग हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होगा। अगर ये लोग बेदाग हैं और सिर्फ हताशा में आके काम किया है, तो उनके साथ फिर ये बर्ताव नहीं होना चाहिए। बस ये एक पूरे तारतम्य है इस बात का। बाकी बहुत सारी चीजें जो है अभय जी ने आपको खुल के बताई है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोच है, आप क्या कहना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, लिख के हमको जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी जो बात है वो पहुंच जाए आप सबके समर्थन से। एक और बात है कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन दबाइए, अपने आसपास के लोगों से करवाइए, तो हमारा जो परिवार है, दर्शक परिवार जो है वो ज्यादा और उसमें और वृद्धि होगी। और ज्वाइन बटन भी आपको दिख रहा है, अगर वो आप करते रहेंगे तो उससे हमको और आपका प्रोत्साहन आपकी ओर से और समर्थन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी को जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।